तो जम्मू कश्मीर को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र अफवाह हटाने पर विचार करेगा। यह कहना है शाह का। जम्मू कश्मीर से सेना वापस बुलाने की योजना, सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव, अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार एक और बड़े फैसले को लेकर विचार कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में तैनात सेना को लेकर बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा है कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज वो सभी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। हालात सामान्य होने के साथ हम अफवाह हटाने के बारे में भी सोचेंगे। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफवाह अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यकता होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में 70% क्षेत्रों में अफवाह हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न संगठनों ने अफवाह को हटाने की मांग की है। आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर शाह ने कहा, पहली बार जम्मू कश्मीर के ओबीसी को मोदी सरकार ने आरक्षण दिया है और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण दिया गया। हमने एससी और एसटी के लिए जगह बनाई है। गुज्जर और बकर वालों की हिस्सेदारी कम किए बिना पहाड़ियों को 10% आरक्षण दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आरक्षण के इन प्रावधानों को लेकर कटुता पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग अब उनके इरादों को समझ गए हैं। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक और सामान्य पर्यवेक्षक भेजने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई, लेकिन हजारों जगहों पर ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई है। पूरा प्रदेश से प्रधानमंत्री का सब छवि हटा दिया, लेकिन 10,000 प्लेस में ममता बनर्जी का पिक्चर। एयरपोर्ट से फ्लाईओवर तक टीएमसी का मंत्री, एमपी, कैंडिडेट सबका पिक्चर गवर्नमेंट प्लेस में लगा हुआ है। एमसीसी का वायलेशन हर आवर में, हर डे में ये लोग कर रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन को दूसरा प्रदेश में जो चल रहा है इस तरीके से बंगाल को ट्रीट करना नहीं चाहिए। पोस्टल वायलेंस और पंचायत चुनाव का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए यहाँ दूसरा किस्म की कुछ मेजर लेना चाहिए, नहीं तो एमसीसी भी लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दिलीप घोष बुरे फंस गए हैं। बीजेपी आलाकमान ने उनसे उनके इस बयान पर जवाब मांगा है। गोवार में त्रिपुरा में हमारे बाप तो ठीक करो, डाक्टर में हाँ ठीक। दिलीप घोष के इस बयान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। पार्टी ने घोष के बयान को अशोभनीय, असंसदीय और पार्टी की परंपरा के खिलाफ बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। टीएमसी ने भी दिलीप घोष के आपत्तिजनक बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। और अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने के मामले में याचिका दाखिल की गई। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट। शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ आज सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद पता चलेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बावजूद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वो हिरासत और जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल अभी तक जल और स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश जारी कर चुके हैं।
बीजेपी लगातार ईडी हिरासत से निर्देश जारी करने के मामले पर सवाल खड़ा कर रही है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नामक एक शख्स ने दायर की है, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का फैसले को एपी सिंह ने गलत बताया है। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में ईडी की कस्टडी में होने के बाद ये कहना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, ये कहीं से भी कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिकता के आधार पर भी उचित नहीं है। पूरी तरह से गलत निर्णय है। संविधान भी इसकी आज्ञा नहीं देता है। अब देखना होगा कि केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी 31 मार्च की विरोध रैली के लिए घर घर समर्थन मांग रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अब आपके लीगल टीम भी कोर्ट से लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। लीगल टीम ने राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैं भी केजरीवाल कार्यक्रम के तहत बूथ बूथ जाकर जनता से सपोर्ट मांगने का फैसला लिया है। पार्टी 31 मार्च को विरोध रैली निकालने जा रही है, जिसकी सफलता के लिए हर बूथ से कार्यकर्ताओं को जमा करने में जुटी हुई है। प्रत्येक बूथ से 10 लोगों को ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे 31 मार्च को रामलीला मैदान पहुंचे। दिल्ली में लगभग 14,000 बूथ हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आपने कहा है कि बीजेपी चाहे 1000 मामले दर्ज कर ले, लेकिन वो केजरीवाल को काम करने से नहीं रोक सकती है। बीजेपी ने दिल्ली में संवैधानिक संकट पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की मांग की है। 30 सेकंड्स में देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें गोंडा विधानसभा की हैं, जहां विधायक अजय महावर ने अपने समर्थकों के साथ केजरीवाल के पुतले के साथ विरोध प्रदर्शन किया और फिर पुतला जलाकर उनके इस्तीफे की मांग की। अजय महावर दिल्ली बीजेपी विधानमंडल विंग के मुख्य सचेतक भी हैं, जिन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में संवैधानिक विघटन पर चर्चा की मांग को लेकर एक अल्प सूचना चर्चा प्रस्ताव पेश किया है, जिसका बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और जितेंद्र महाजन ने समर्थन किया है। सत्ता लोलुपता, कुर्सी से चिपकना उनका जा ही नहीं रहा है। उन्होंने जितने बयान दिए उससे उलट काम किए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटते टूटते बचा है। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की हुई बैठक के बाद दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है, जिसका ऐलान पटना में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान और पार्टी सिंबल दिए जाने को लेकर नाराज थी। मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस को 9 सीटें देने पर सहमति बनी। आरजेडी पहले कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी। पहले कांग्रेस 12 से 14 सीटें मांग रही थी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कटिहार सीट कांग्रेस को देने को तैयार है। कांग्रेस औरंगाबाद की सीट निखिल कुमार और पूर्णिया पप्पू यादव के लिए मांग रही है। इस पर तेजस्वी यादव अभी तक सहमत नहीं है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस पर आरजेडी विचार कर सकती है। कांग्रेस बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन लालू बेगूसराय की सीट लेफ्ट को देने का मन बना चुके हैं। इसी तरह मीरा कुमार सासाराम की एससी के लिए सुरक्षित सीट छोड़ अपने बेटे के लिए काराकाट की सीट चाहती है, लेकिन लालू इसके लिए तैयार नहीं है। आज एक और दौर की बैठक होनी है, जिसमें तेजस्वी यादव अपने पिता लालू से बात करेंगे, तो वहीं कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल, खरगे और राहुल गांधी से बात कर सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर लगाएंगे। एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता। मॉरली वी अग्री, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही है। और बीजेपी ने कितने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और कांग्रेस का पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए क्या है मेगा प्लान, आइए देखते हैं।
मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। तारीखों का ऐलान होते ही लोकसभा चुनाव के प्रचार की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी के स्टार प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी। लिस्ट में पार्टी ने राज्यों के कई नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया है। पश्चिम बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों में सुनीत बंसल, शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार, दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, स्वप्न दास गुप्ता। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों में डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदत्त शर्मा, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने मेगा प्लान बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अप्रैल के पहले हफ्ते से बड़ी चुनावी सभा करेंगे। पहले चरण के लगभग सीटों पर कांग्रेस के तीनों बड़े नेताओं की रैली होगी। हर सीट पर खड़गे, राहुल या प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे, ऐसी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। औपचारिक ऐलान कल होगा। शिंदे गुट की शिवसेना 14 सीटों पर, जबकि बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किस पार्टी के हिस्से में कौन कौन सी सीटें आई हैं, देखिए रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं, उनमें बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, पालघर, कल्याण, ठाणे और दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे में अजीत पवार गुट की एनसीपी के हिस्से में 5 सीटें आ सकती हैं। रायगढ़, बारामती, शिरूर, नासिक, धाराशिव सीट से चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीट मिल सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष परभणी सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा पात्रा ने ही संदेशखाली में टीएमसी नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। रेखा पात्रा सिर्फ बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार ही नहीं है, वो संदेशखाली मामले में पीड़ित वर्ग का चेहरा भी है। पीएम मोदी ने रेखा से फोन पर क्या बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेशखाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। संदेशखाली में शाहजहां शेख ने सालों साल गरीब महिलाओं का उत्पीड़न किया था। पीएम मोदी से बातचीत में रेखा ने कड़े अनुभव साझा किए। मैं जानता हूँ आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेशखाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। रेखा पात्रा ने पीएम से बातचीत के बाद कहा कि एक गरीब को जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसे वो निभाएंगी और संदेशखाली की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी। सब माँ बहन की साथ हम लड़ेंगे। और कांग्रेस को झटका लगा है पंजाब में। जी हां, लुधियाना के सांसद राहुल गांधी के करीबी रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या कहा रवनीत सिंह ने, आइए सुनते हैं। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको बीजेपी आना पड़ा। स्थिति तो सबके सामने ही है, कोई अब लुकी छिपी तो बात नहीं है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा सरकार में चीज़ें लेने के लिए वो पीछे रह जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट नहीं आते जो वहाँ से यहाँ पे बात उठा सकें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे मिनिस्ट्री से हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब से हो, चाहे एचएम साहब से हो। तो इसलिए 3 बार जैसे आपने कहा मैं यहाँ पे एमपी बना हूँ, लेकिन एमपी बनने के बाद ऑपोजिशन में बैठना और नारे लगा के और स्पीकर साहब बाहर कर देते हैं तो लोगों का क्या भला करेंगे? तो लोग तो हमेशा ये कहते थे यार हम जिता देते हैं, आप वहाँ सरकार नहीं बनती, क्या करोगे? तो इसलिए ये पंजाब के लिए भी, पंजाब के किसान के गोली क्यों लगे, पंजाब के किसान के डंडे क्यों लगे? हम बीच में पुल बनेंगे, हम बीच में स्प्रिंग कुशन का काम करेंगे भी ये चीज़ें बिल्कुल पंजाब में बंद हों। और
से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 दिनों में मुख्यमंत्री 15 जिलों में इस दौरान लोगों के साथ संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियों से पहले सीएम योगी प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को उनके साथ साझा करेंगे। सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां पहले कुछ चरणों में चुनाव भी होने वाला है। आज सीएम मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में लोगों से संवाद करेंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में, 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में, 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, 31 मार्च को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में सम्मेलन करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के अंदर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। एसटी हसन का टिकट कटने पर समर्थक सड़क पर उतर आए। रामपुर में आजम खान के समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर पार्टी में विरोधी सुर उठने लगे हैं। कहीं टिकट कटने को लेकर तो कहीं टिकट मिलने पर संग्राम जारी है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट कटने की खबर के बाद समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आजम खान के दबाव में मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया है। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजम तो जेल में है, आजम खान साहब कई इशारों पे सारे काम हुए हैं। समाजवादी पार्टी एसटी हसन को मुरादाबाद से टिकट दे चुकी है। उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। वहीं पहले चरण की वोटिंग के लिए आज आखिरी दिन है, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील कर पेट फंसा दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने रामपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अखिलेश के फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों ने बगावती सुर अपना लिया है। पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 उपचुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते, उसका बायकॉट कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम है नदवी। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इससे जुड़ी अपडेट है। नाम इनका है मोहिबुल्लाह नदवी और कहा जा रहा है कि इन्हें टिकट मिल सकता है रामपुर से। देखिए तस्वीर भी है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मोहिबुल्लाह नदवी की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामपुर से हो सकते हैं। दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम है नदवी। आगे बढ़ते हैं। सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाकर घर घर मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल ने कल से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गोविल को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ के ओगढ़नाथ मंदिर पहुंचे अरुण गोविल का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा कर किया। गोविल ने ओगढ़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मेरठ से अपना नाता मजबूत बताते हुए कहा कि अपनी धरती पर आकर काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आया हूँ तो कुछ करने के लिए। बीजेपी ने मेरठ से लगातार 3 बार से सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। इसे बीजेपी का हिंदुत्व वाला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गोविल को टिकट देने में बीजेपी ने जाति समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। अरुण गोविल का जन्म मेरठ के अग्रवाल परिवार में ही हुआ था। ऐसे में राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर उसी जाति से आने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अग्रवाल समाज के वोटरों को भी नाराज होने का मौका नहीं दिया। और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ये 7वीं लिस्ट है। इस लिस्ट में तमिलनाडु से 1 और छत्तीसगढ़ से 4 उम्मीदवारों के नाम हैं।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रायगढ़ से मेनका देवी सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांकेर से बीरेश ठाकुर को चुनाव का टिकट दिया गया है। तमिलनाडु की मयिलादुथुराई लोकसभा सीट से एडवोकेट आर सुधा को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 25 मार्च को अपनी छठी लिस्ट जारी कर 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक अस्पताल के पास जबरदस्त विस्फोट हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात 11:15 बजे जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। ये धमाका पुंछ जिले में एक अस्पताल के पास हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग बेहद घबरा गए। इस घबराहट में वे घबराकर खुले आसमान के नीचे आ गए। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और कई एंगल से इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। सुरक्षा बल हर साक्ष्य को जुटा रही है ताकि हमलावर तक पहुंचा जा सके। छोटे छोटे शरे ऊपर जैसे टैंकी है वो भी पूरी लीक हो गई है। उसके बाद तकरीबन मतलब इतना जोर की आवाज़ आई जैसे कि बफोर तोफ की गोले की आवाज़ होती है। बहुत ही बड़ा जो है एक ब्लास्ट हुआ है जिसकी आवाज़ जो है पूरी पुंछ के अंदर आई है। तो हमारा इलेक्शन भी आ रहा है। इस शख्स ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसने देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी घृणीय हरकत उस शख्स ने यहाँ पे की है। और मध्य प्रदेश के कटनी में कल देर रात भीषण आग लग गई। ये अग्निकांड कैसे हुआ जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें कटनी में रेलवे यार्ड की हैं, जहां रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको यार्ड में भीषण आग लग गई। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों आग बुझाने की कोशिशें होती रही। यार्ड में पुराना सामान रखा था जिसमें आग तेजी से फैल गई। आग कॉटन, इसमें जो वेस्ट मटेरियल रहता है ये कॉटन रहता है रुई, और इसको सफाई में यूज़ करते हैं। उसमें गर्मी की वजह से आग लग गई। डेंजर स्थिति में कुछ भी नहीं है अभी। आग पे सभी अधिकारी हैं, जीआरपी है, आरपीएफ है, सभी लोग। और एक बड़ी खबर है, बिहार में आरा स्टेशन के पास ट्रेन में आग लग गई है। दानापुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में लगी आग। कोच नंबर M9 में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के दौरान कोच में कोई यात्री मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कुछ घंटों तक ट्रेन रूट बाधित रहा। तो बड़ी खबर है, आरा स्टेशन के पास ट्रेन में आग लग गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रुपेश, फिलहाल इस पूरी घटना पर क्या जानकारी मिल रही है? आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, कोई घायल नहीं है। और देर रात M9 जो कोच नंबर है, दानापुर मुंबई होली स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन कोई घायल नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। रूट डाइवर्ट किया गया था। 13 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है, लेकिन फिलहाल जो रूट है वो भी क्लियर कर लिया गया है। आवागमन पूरी तरह से चालू हो गया है, लेकिन लूप लाइन को पूरी तरह से रोका गया था। और दानापुर से ये ट्रेन खुली थी, और ट्रेन खुलने के बाद से ही ये आरा और बिहिया के बीच एक स्टेशन है, कारीसाथ स्टेशन। कारीसाथ स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची थी, उसके M9 में, जो ट्रेन नंबर 01410 के कोच नंबर M9 में आग लग गई थी। अफरा तफरी हालांकि मच गई थी, लेकिन समय रहते जितने लोग हैं वो बाहर निकल गए थे और ट्रेन को वहीं पर रोक दिया गया था। M9 कोच को ट्रेन से अलग किया गया और उसके बाद से फिलहाल ये ट्रेन भी आगे बढ़ गई है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति वहां पर पैदा हुई थी, हालांकि डाउन लाइन है, तो कल ही होली मनी बिहार के ज्यादातर इलाकों में, तो वहां से इधर से जाने वालों की संख्या थोड़ी कम थी, लिहाजा कोच में या पूरी ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, वरना कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो वहां मौजूद लोग थे, आरा से बैकअप भेजा गया, आरा और बिहिया के बीच में, तो बिहिया से भी बिल्कुल रुपेश, गनीमत इसी बात की है कि जिस दौरान ट्रेन में आग लगी उस दौरान कोई भी यात्री ट्रेन में मौजूद नहीं था। सभी को समय रहते निकाल लिया गया था। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए से दहशत। एक इमारत में घुसा तेंदुआ, अफरा तफरी मच गई। तेंदुए ने 2 लोगों पर किया हमला। खाली गेलं यांना उतरा खाली। थांब रे, खाली नको करू, खाली नको करू।
और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने ब्राजील से। ब्राजील में भीषण बाढ़ का कहर, सड़कों पर आए सैलाब में बहती दिखी गाड़ियां, बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ से कैसे हालात ब्राजील में, ये देखिए। सड़कों पर आए सैलाब में गाड़ियां बहीं, लोगों की मौत हुई है, मकान भी पानी में डूबे हुए हैं। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे बंद, बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। और चौथा वीडियो आपके सामने एमपी के कटनी से। एमपी के कटनी में भीषण आग, रेलवे के इंजन यार्ड में लगी आग, डीजल फिल्टर की वजह से तेजी से फैली आग। और ये पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको के जंगलों में आग और विकराल हुई जंगल की आग। 15 राज्यों में फैली आग, बुझाने की कोशिश में जुटी वन विभाग की टीम। छठी वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायल के अवीवम की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लेबनान से मिसाइल हमले के बाद लगी आग। مين شمع؟ هذا شيمون؟ واو لا لا واو اي هذا سكان। और देखिए, इजरायल के अवीवम की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। पूरी घटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इजरायल की एक फैक्ट्री बताई जा रही है जहां मिसाइल हमले के बाद आग लगी है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, गाजा युद्ध के खिलाफ जॉर्डन में आक्रोश है। लोगों ने इजरायली दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए हैं नारे। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में प्रदर्शन हुआ है। गाजा युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। अगली तस्वीरें बेल्जियम की, जहां बेल्जियम में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। किसानों ने सड़कों पर आगजनी की, खाद और घास फेंककर विरोध जताया। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। किसानों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है सड़क पर उतर के। और खबर ऐसी है कि किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग है लंदन से। लंदन की सड़कों पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च जारी। संसद के सामने सड़क पर दौड़ाए गए ट्रैक्टर, किसानों के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, तेल अवीव से। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों ने खुद को पिंजड़े में बंद किया। प्रदर्शनकारियों की बंधकों की रिहाई की मांग। तो किस तरह से लगातार तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में प्रोटेस्ट चल रहा है। और देखिए, अनोखा प्रदर्शन किया गया बंधकों की रिहाई को लेकर। खुद को पिंजड़े में बंद किया और प्रदर्शन किया।
12वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण कोरिया की सड़कों पर शुतुरमुर्ग की दौड़। शुतुरमुर्ग ने ठप किया यातायात। सड़क पर दौड़ते ही शुतुरमुर्ग ने बढ़ाई ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें। काफी देर बाद शुतुरमुर्ग को चिड़ियाघर वापस भेजा गया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के निज़नी टैगल शहर में सड़कों पर टैंक। सेना के टैंक ने गाड़ी को मारी टक्कर। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये सड़कों पर चलती टैंक और टक्कर हो गई एक कार से। ये देखिए कार को सीधे इस टैंक ने जाकर टक्कर मारी है। तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन युद्ध पर से जुड़ी हुई। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। MLRS से यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बारूदी कहर। यूक्रेन ने रूसी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह किया। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। नीपर में रूसी फौज का यूक्रेन पर हमला। रूसी सेना ने MLRS से दागे गोले। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और अगली वीडियो ब्रेकिंग। लेबनान से जहां इजरायली सेना का हवाई हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। फिलिस्तीन में समंदर में डूबे 13 लोग। राहत सामग्री लेने गए 13 लोग समंदर में डूबे। पैराशूट से पहुंचाई गई थी राहत सामग्री। तो राहत सामग्री पहुंचाई गई है। देखिए फिलिस्तीन में समंदर में डूबे थे 13 लोग और यहां पर मदद पहुंचाई गई है। पैराशूट के जरिए लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई गई। राहत सामग्री लेने गए 13 लोग समंदर में डूब गए। और अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल से टकराया जहाज। मालवाहक जहाज में सवार थे 22 भारतीय। सभी सुरक्षित हैं। हादसे में लोगों की मौत की आशंका है।